हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। दोस्तों, मैं भारतेंद्र गौतम आप सभी का हमारे अपने परफेक्ट एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल की गणित तो पढ़ाऊंगा ही, साथ ही साथ कंपटीशन लेवल की भी गणित पढ़ाऊंगा। और दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सभी का जो भी डाउट होते हैं क्लियर बिल्कुल एक एक तरफ से करते जाएंगे। दोस्तों, हाई स्कूल और इंटर की जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, जो NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित है, उसी के आधार पर मैं पढ़ाऊँगा। तो हाई स्कूल लेवल की देखते हैं पहले हम गणित, जो कि ये हमारी पहली वीडियो है। तो सबसे पहले हम हाई स्कूल से स्टार्ट करते हैं। तो हाई स्कूल का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, यूनिट का नाम है संख्या पद्धति, और जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम सबसे पहले संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, दोस्तों इसके दो भाग होते हैं, वास्तविक संख्या और एक और होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जनरली हम गणनाओं में यूज करते हैं, गिनती में यूज करते हैं, और काल्पनिक संख्याएं जिनको हम गणना में यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे वास्तविक संख्याओं में हम लिखें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे डॉट 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 अनंत तक चले जाते हैं। लेकिन काल्पनिक संख्याएं जैसे रूट में अगर हमने -4 लगा दिया, रूट में -4 लगा दिया, तो 4 को तो हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, बट माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ये -1 तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि हम इसका होल स्क्वायर ना कर दें, यानी इसका वर्ग ना कर दें। तो ये ऐसी संख्याएं जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? काल्पनिक। आगे चल के पढ़ेंगे। तो इस रूट -1 का मान हो जाता है i। इसको हम i मान लेते हैं, क्योंकि इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम इसको i ले देते हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गई है बेसिक जानकारी काल्पनिक और वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, इनको भी देखते हैं। वास्तविक संख्या की डेफिनेशन तो आप लोग समझ ही गए होंगे, यानी कोई भी संख्या हो, ठीक है, चाहे परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, चाहे भाज्य हो, चाहे अभाज्य हो, कैसी भी संख्या हो, वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। तो वास्तविक संख्याएं भी लगभग 5 प्रकार की मानी जाती हैं। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, इनको देखते हैं पहले। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक चली जाती हैं, ये सारी कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। दूसरी होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, और प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर, और काल्पनिक को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को शामिल कर लिया जाए, यदि
प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो वो सारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी उसमें जीरो भी शामिल हो जाता है तो पूर्ण संख्याएं ये पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है। इसके बाद तीसरी जो होती है पूर्णांक। दोस्तों हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे चल के यहाँ पर बीच में दिक्कत ना आए। जो हमारा सिलेबस है उसमें जो भी क्वेश्चन आए उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, तो इसलिए हम ये बेसिक जानकारी आप लोगों को पहले ही बता दे रहे हैं। तो पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है? सभी पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यानी सभी पूर्ण संख्याएं, जितनी भी ये पूर्ण संख्याएं हैं, ऋणात्मक हो और चाहे धनात्मक हो, सारे पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक, लिख के दिखा देते हैं हम। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, ये तो होगी किताब की डेफिनेशन। अगर हम डायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश करें तो पूर्णांक, अगर हम इसको दो भागों में तोड़ दें, पूर्णांक को, इसको हम क्लियरली यहाँ से फिर से बताते हैं। पूर्णांक, इसको हम दो भाग में कर दें, पूर्ण धन अंक। तो पूर्ण का मतलब पूरा और अंक का मतलब अंक ही होता है। यानी पूर्णांक वह संख्या होती है जो पूरी होती है, अर्थात आधी ना हो, दशमलव में ना हो। जैसे 4 है, 4 ये पूरी संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण अंक हो जाएगी, पूरा अंक है। अगर हम लिख दें 4.5 तो ये पूर्णांक नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें 4 + 0.5 यानी 0.5 इसमें जुड़ा हुआ है। तो 4 तो यहाँ पर है पूर्णांक, लेकिन ये 0.5 है वो पूर्णांक नहीं है और जो कि इसमें शामिल है, तो इसलिए 4.5 पूर्णांक नहीं कहलाएगा। ऐसे ही किसी और को देखना, अगर मान लो दशमलव के बाद 0 आ जाता है तो दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब ऐसा कहें अगर कि 0.05 तो यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो नहीं, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्यों? लास्ट में सबसे आखिरी अंक अगर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है। तो ये हो गई है पूर्णांक। अब पूर्णांक के बाद पूर्णांक में भी दो प्रकार की होती हैं संख्याएं, एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक। तो यहाँ पर ये 0 होती है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 और ऐसे आगे बढ़ जाती है। लेकिन 0 से छोटी जो संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 और ऐसे ही डॉट डॉट, यानी 0 से छोटी -1 -2 -3 -4 और आगे माइनस में संख्याएं बढ़ती जाती हैं। 0 के इस साइड 1 2 3 4 5 और आगे ये भी संख्याएं बढ़ती जाती हैं। तो 0 के इधर जितनी संख्याएं आती हैं, 0 से बड़ी जितनी भी संख्या होती हैं वो सारी की सारी होती हैं धन पूर्णांक। कैसी होती हैं? धन पूर्णांक। और 0 के इधर जितनी भी संख्या होती है 0 से छोटी, इनको बोलते हैं ऋण पूर्णांक।
क्या बोलते हैं इनको, ऋण पूर्णांक। अब आगे देखते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों जो पहली बार वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया जाए, ताकि उन्हें भी ये पता चले कि हमारा ये अपना एक नया चैनल फिर से खुल गया है, जो कि हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराता जाता है। और हम भी एक कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए कोई समस्या ना हो। तो अगली जो संख्या होती है वो लिखते हैं हम सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं जो पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाती हैं, अर्थात 2 का भाग पूरी तरह से चला जाता है जिस संख्या में, वो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर 2 का भाग दें तो 2 एकम 2, एक बार में पूरा चला गया। 4 में 2 का भाग दे दें, 6 में भी दे दें और 5 में दे दें, 8 में दे दें, 10 में दे दें। तो यहाँ से 2 का भाग देते हैं तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाती है। जैसे अगर हम 11 में अगर 2 का भाग दें तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, एक शेष बचा है। ठीक है, इसीलिए जो 11 है वो सम संख्या नहीं है। तो समझ में आया है, सम संख्या वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, सम संख्याएं कहलाती हैं। अगली है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, तो सम और विषम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो सम संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी तरह से चला जाता है सम संख्या है। विषम संख्या जिनमें 2 का भाग पूरी तरह से नहीं जाता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इनमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये हो गई हैं विषम संख्याएं। अब आगे देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, अब परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं। तो परिमेय संख्याएं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग बिल्कुल चैनल को छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी ये समझ में आएगा। परिमेय संख्याएं, तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और जो Q होता है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे P/Q, बात आई है P/Q की, तो यहाँ पर ये अंश होता है और ये हर होता है। तो अंश का तो मान 0 हो सकता है, लेकिन हर का मान 0 कभी नहीं हो सकता है। परिमेय संख्याओं में अगर किसी संख्या में हर का मान 0 हो जाता है तो उसका मान अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अनंत। और अनंत का एक चिन्ह होता है जी, ये अनंत का चिन्ह होता है। तो हमें क्या है कि हर का मान 0 नहीं करना है। जैसे हम लिख दें 4/5, तो यहाँ पर P/Q तो हो गया है, P/Q, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो Q क्या है यहाँ पर? 5, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 5 0 के बराबर नहीं है। तो यानी ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या है। तो डेफिनेशन सीधी सी है, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान नॉन जीरो हो, यानी 0 नहीं हो, तो वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती है? इनको देखते हैं। अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं एक दूसरे की
अपोजिट होती है यानी विपरीत होती हैं। तो अभी यहाँ पर परिमेय संख्याओं में क्या था कि P/Q के रूप में लिख रहे थे और लेकिन Q का मान शून्य नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर अगर Q का मान शून्य हो जाता है तो वो अपरिमेय संख्या बन जाती है। जैसे मान लो अगर हम लिखते हैं 15/0, तो अभी हमने बताया था कि हर का मान किसी भी संख्या में अगर हर का मान शून्य हो जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है, अनंत, और वो संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय। क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या में एक ये आपने संख्या देखी होगी, इसको हम पाई बोलते हैं, पाई। तो पाई भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। एग्जाम में कभी कभी विकल्प में पूछ लिया जाता है कि पाई इनमें से कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। 4 विकल्प दिए होंगे जिनमें एक पाई भी शामिल होगी, तो इनमें हमें अपरिमेय संख्या पाई पर टिक कर देना है। ठीक है, तो ये तो हो गई है अपरिमेय संख्या। अब नेक्स्ट देखते हैं वास्तविक संख्या। तो हमने बता ही दी थी सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक, काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं जिनका प्रयोग गणनाओं में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। हमने वो कंडीशन बता ही दी थी, जैसे अगर रूट में माइनस वाली पोजीशन आ जाती है तो माइनस रूट से बाहर तब तक नहीं निकलता है जब तक कि उसका वर्ग ना कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया था 2i लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अभी इतनी हाई स्कूल की लेवल तक रहना है, आगे नहीं जाना है। तो यहाँ पर हम केवल इतना ही समझेंगे कि अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो उसको हम क्या लिख देंगे, वो काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक, अब इसके बाद भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं ये और रह गई हैं, इनको और क्लियर करते हैं। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, ये देखते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक और उसी संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर लिख दें हम 9 लिख दें, तो 9 में यानी 9 इसके गुणनखंड अगर देखें अभाज्य गुणनखंड, तो 1 का भी भाग जा रहा है इसमें, 3 का भी भाग जा रहा है इसमें, और 9 का भी जा रहा है। ठीक है, तो इसमें 1 और स्वयं यानी उसी संख्या से तो भाग तो जाता ही है, लेकिन उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी अगर भाग चला जाता है तो वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। ठीक है, दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। ये अभाज्य संख्या में अगर जैसे हम ले लें 5, ठीक, तो 5 में 5 के अभाज्य गुणनखंड देखें अगर हम, तो क्या आता है, 1 का तो सभी में भाग चला जाता है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। इसके अलावा 2 से नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, और 5 से जाएगा। तो 1 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या से इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 1 और उसी संख्या के अलावा जब किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता है तो वो कहलाती है अभाज्य संख्या। ठीक, और अगर 1 और उसी संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग चला जाता है तो उसे कहते हैं हम भाज्य संख्या। इनमें एक क्वेश्चन आ जाता है, कंपटीशन लेवल पर भी आ जाता है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, या ऐसा कह सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये भी पूछ सकते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, आप लोग बताइए, बता सकते हो तो बताओ। चलिए हम बता देते हैं।
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। क्या होती है? 2। 2 के बाद आती है 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे आगे बढ़ती जाती। तो 2 है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 में 1 का भाग जा रहा है और सीधा 2 का भाग जा रहा है। इसके अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से भाग नहीं जा रहा है। तो 2 क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो नंबर सिस्टम लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम अपने सिलेबस पर। तो सिलेबस में हमें सबसे पहले क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और इसके अलावा एक चीज़ और है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो हम इनको एक एक करके क्लियर करते हैं। ठीक है, तो सबसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको देखते हैं। यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं, वास्तविक संख्याएं। जिनको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है। ठीक, वास्तविक संख्याएं। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और दूसरा है अंकगणित। क्या है? अंकगणित के आधार पर आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इनको हम एक एक करके समझाएंगे विद एग्जाम्पल। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। तो देखो, यदि a व b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, यदि a व b दो धनात्मक पूर्णांक हैं। यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक आया है। अभी हमने पहले बताया था धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जो 0 से बड़े होती हैं संख्याएं। ठीक है, वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और जो 0 से छोटी संख्या होती हैं उनको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो यदि a व b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जहां a इज ग्रेटर देन b, यानी a b से बड़ा हो, तो दो अन्य धनात्मक पूर्णांक, तो दो अन्य धनात्मक पूर्णांक p व q, p व q या q व r ले सकते हैं, q व r इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। ठीक है, यानी a बराबर हो जाएगा b गुणे q प्लस r। ठीक, इसको हम उदाहरण से समझाएंगे। ठीक है, और जहाँ पर ये r है,
आर का मान कैसा होना चाहिए, बी से छोटा और ए से नहीं, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। ठीक है, 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक, और बी से तो हमेशा छोटा ही होना चाहिए। ठीक, तो इसको हम उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को जैसे उदाहरण है संख्या 225 व 867 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो संख्याएं जो हमने ए और बी मानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी लिया था, यहाँ पर दो संख्याएं 225 और 867। तो ए को हम मान लेते हैं ये और बी को मान लेते हैं ये। तो अब क्या देखेंगे हम इसको, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या था? ठीक है, आप चाहें तो रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बता देते हैं कि हमने लिखा था A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर, ये लिखा था ना। तो A क्या है यहाँ पर? ठीक, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 867 बराबर 867 बराबर, यहाँ पर एक कंडीशन दी थी हमने कि क्वेश्चन में क्या दिया था कि A इज ग्रेटर देन B, यानी A B से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A यहाँ पर ये छोटा हो रहा है, B यहाँ पर बड़ा हो रहा है, तो उल्टा कर देंगे, इसको A मान लेंगे हम, इसको B मान लेंगे। ठीक है, A इसको मान लेते हैं और B इसको मान लेते हैं। A बराबर होता है B इंटू क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 867 है और दूसरी संख्या है 225। तो हम यहाँ पर 225 का भाग देते हैं 867 में, कितनी बार जाएगा? 2 तिया 6, 3 बार चला जाएगा। ठीक, तो आ जाएगा 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 665 आएगा। इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 92। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 867 बराबर 225 गुणे, अब कितने का गुणा हुआ है? 3 का, प्लस शेष कितना बचा है? 92। ठीक, तो 867 बराबर 225 गुणे 3 प्लस 92, क्योंकि 225 में 3 का गुणा किया कितना आया? 665। ठीक, और उसमें बचे कितने शेष? 92 बचे हैं। अब जब तक यहाँ पर 0 नहीं आ जाता है शेषफल में, यानी r का मान 0 नहीं आ जाता है, तब तक हम यही प्रक्रिया आगे भी अपनाते रहेंगे। तो अब हम लेंगे इसमें और इसमें। ठीक, तो यहाँ पर 225 बराबर 92 गुणे 92 का भाग दे देंगे हम 225 में,
कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक, शेष कितने बचेंगे, यहाँ पर इसको हल करके देख सकते हैं, 41 शेष बचेंगे। ठीक है, कितने बचेंगे, 41। अब यहाँ पर 41 भी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 जब तक नहीं आ जाता है तब तक हम यही प्रक्रिया अपनाते आएंगे। तो ये क्या है, पूरी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF कैसे निकालते हैं, जब तक लास्ट में, ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं आ जाता है तब तक हम इसको अपनाते रहेंगे। और जब 0 आ जाता है तो यहाँ पर जो गुणा में होता है, ठीक है, गुणा में होता है, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन ये वाली संख्या यहाँ पर वो उसका HCF कहलाती है। चलो इसको हम पूरा करके देखते हैं। अभी क्या आ गया है, 92 और 41, 92 और 41। बानवे बराबर 41 गुणे, और 41 का भाग दीजिए 92 में, कितनी बार जाएगा, 41 दूनी 2 बार चला जाएगा। ठीक, यहाँ पर 41 दूनी 82, 10 शेष बचेंगे। अभी भी यहाँ पर 0 नहीं आया है, तो अब हम इन दोनों में लेंगे। तो यहाँ पर 41 बराबर 10 गुणे 4 प्लस 10 चौको 40, 1 बचेगा शेष। ठीक, अब हम 10 और 1 में लेंगे, तो 10 बराबर 1 गुणे 10 प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10 है, सॉरी 10 बार तुमने भाग दिया है, ये जो 1 है, 1 क्या है, इसका HCF माना जाएगा, HCF, ये 1 इसका HCF माना जाएगा। इसी प्रकार से हम एक अन्य उदाहरण देखते हैं। तो एक और अन्य उदाहरण देखते हैं, जिसमें हम A बराबर ले लेते हैं 420 और B बराबर ले लेते हैं 130। तो वही लगा देंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो A का मान कितना है, 420 बराबर B गुणे, कितनी बार भाग जा रहा है, तो 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 3 बार चला जाएगा। ठीक, 13 तीन 39, यानी यहाँ पर देख लेते हैं 130, 420, 13 तीन 39, 0 और 30। ठीक, तो यहाँ पर 3 बार भाग चला गया और 30 शेष बचे। अब यहाँ पर 0 नहीं आया है, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों में फिर से ले लेंगे। तो यहाँ पर 130 बराबर 30 गुणे 4, 30 के 12, 120, कितने बचे, 10। अब इसमें फिर से ले लेंगे हम, तो आ जाएगा 30 बराबर 10 गुणे 3 प्लस 0, यानी 10 दिया, 30 पूरा का पूरा भाग चला गया, यानी R का मान यहाँ पर कितना आ गया, 0। ठीक है, तो जब 0 आ जाता है R का मान, तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है, यहाँ पर जो क्या होता है, B इंटू क्यू होता है ना, B इंटू क्यू प्लस R। तो यहाँ पर ये जो B का मान होता है यहाँ पर, वही उसका HCF माना जाता है। तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, 10।
कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर ऐसे। ये हो गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसके बाद है अपरिमेयता सिद्ध करना। अपरिमेयता सिद्ध करना, तो अपरिमेयता सिद्ध कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन आता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन अधिकांश पूछा जाता है, लगभग प्रत्येक वर्ष ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें यही कहा जाता है कि अपरिमेयता सिद्ध कीजिए, यानी √3 हो या √7 हो, 5 + √3 हो, इसको अपरिमेय सिद्ध कीजिए। तो इसको हम कुछ स्टेप्स में इनको बताएंगे पूरा कि कैसे इसको सिद्ध किया जाता है। तो इसके हमने 4 चरण बनाए हैं, ठीक है। 4 चरणों में हम इसको पूरा सिद्ध कर देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो चरण नंबर 1, चरण 1 है, माना दी गई संख्या x = p/q। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी संख्या दी गई है उसको हम एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, उसके विपरीत मान लेते हैं, ठीक है। अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमें उसको परिमेय संख्या मान लेना है, ठीक है। लिखेंगे दी एक परिमेय संख्या मान लेना है, ठीक। परिमेय संख्या मान लेना है, इसका मतलब है इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो संख्या x है, ठीक, दी गई संख्या क्या है x, इसे हमने p/q के रूप में मान लिया है। p/q के रूप में मान लिया है, ठीक है। परिमेय संख्या है, हमने पहले ही बता दिया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो p/q के रूप में लिख लिया, जहाँ पर q का मान 0 नहीं है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जितने भी ऋण वाले पद हैं उनको हम एक साइड कर लेंगे, ठीक है। ऋण x वाले पदों को बाईं ओर या दाईं ओर प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक। जैसे ही ऋण वाले पदों को हम किसी एक साइड में ले जाते हैं, चाहे बाईं ओर चाहे दाईं ओर, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे हम, तीसरा चरण है, तीसरे चरण में हम करेंगे कि उसका होल स्क्वायर कर देते हैं दोनों पक्षों का, ठीक। दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। अगर स्क्वायर रूट है तो होल स्क्वायर करना पड़ता है, और अगर क्यूब रूट होता है तो उसका घन करना पड़ता है, यानी क्यूब करना पड़ता है, ठीक है। तो उसका पता कैसे चलेगा कि क्यूब रूट है या स्क्वायर रूट है? तो अगर सिंपली यही चिन्ह लगा है तो ये हो गया स्क्वायर रूट, ठीक। अगर इसमें हम आगे
यहाँ पर ऐसे जो 3 लिखे रहते हैं तो इसका मतलब होता है ये घनमूल है। ठीक है, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो इसका रूट तब हटेगा जब हमें इसका क्यूब करना पड़ेगा, यानी घन करेंगे तब ये हटेगा। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर 2 जो होते हैं वो साइलेंट रहते हैं, हाइड रहते हैं, छिपे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें उसका स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका पक्षांतर करके दोनों साइड अगर क्यूब रूट है तो क्यूब करना पड़ेगा और अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला जो चरण है तीसरे चरण में हम क्या करेंगे, यदि पी एक्स स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, यदि पी एक्स स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, यदि पी एक्स स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी एक्स को भी विभाजित करेगा, पी एक्स को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से समझा देते हैं। यदि पी एक्स स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी एक्स को भी विभाजित करेगा। ठीक, ये हो गया तीसरा स्टेप, यानी तीसरा चरण। जो अगला चरण है चौथा, ये क्या है, पी व क्यू का एक से अलग कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त करना है। यानी पी व क्यू का एक से, एक तो सभी का गुणनखंड होता है। ठीक है, एक तो सभी का होता है, लेकिन एक से अलग कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त करना है। ठीक, प्राप्त करना है। और इसके बाद जैसे ही ये प्राप्त हो जाता है तो ये क्या होता है कि जो हम सबसे पहले मानते हैं कि माना कि ये संख्या परिमेय संख्या है, तो हमारी मान्यता के विपरीत हो जाता है। ठीक है, अगर ये प्राप्त हो जाता है तो ये हमारी मान्यता के विपरीत हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे जो हमारी मान्यता के विपरीत हो जाता है। ठीक, जब ये हमारी मान्यता के विपरीत हो जाता है, ठीक है, यानी हमने माना क्या था कि ये संख्या कैसी है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या माना था। जब परिमेय संख्या के विपरीत हो जाएगा तो फिर परिमेय संख्या का विपरीत होता क्या है, अपरिमेय संख्या होता है ना। तो परिमेय संख्या की विपरीत क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो जो हमारी मान्यता के विपरीत हो जाता है लिख देंगे, अर्थात दी गई संख्या अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों ये था इसका पूरा प्रोसीजर। अब अगली वीडियो में हम बताएंगे कि इसके कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसको पूरा उदाहरण के माध्यम से पूरा डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो जो कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि
अगली जो क्लास चलेगी उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक सूचना पहुंच जाए। और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, ठीक है।